जय हिंद साथियों, ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आप लगातार प्रैक्टिस से लगा भी रहे होंगे। मॉक टेस्ट देने से बेनिफिट है और इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलता भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वो अलग बात है कि समय का अभाव है और आपको प्रैक्टिस सेट करने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ज्ञान घर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप तक लगातार सेट को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आगे आपकी मर्जी, सेट लगाए या ना लगाए, ठीक है, या आप दूसरे प्लेटफॉर्म से लगा रहे होंगे, ये चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कहीं से भी लगाए, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाए, लेकिन सेट जरूर लगाए। इससे क्या होता है ना कि खुद का मूल्यांकन होता है, अपना लेवल क्या है ये पता चलता है। नहीं तो ठीक कहानी उसी तरह की आएगी। कौन सी कहानी? ये कहानी की चर्चा हम बीच में कर लेंगे। मेढक और कुएं की कहानी है, ठीक है, मेढक और कुएं की कहानी है। आइए हम सेट पे आते हैं। एक बात साथियों बता दूं मैं आपको, इस जगत में, इस संसार में शिक्षक ही वो ऐसा व्यक्ति है जो सब चीज कुर्बान कर देता है विद्यार्थियों को आगे करने की। वो अलग बात है कि अब उस तरह के शिक्षक नहीं रहे और न ही उस तरह की विद्यार्थी जो शिक्षक को सम्मान कर सके। लेकिन कल भी जो गुरु हुआ करते थे, जिसे देख करके शिक्षक रास्ता बदल देते थे कि उन गुरु के आगे हम कैसे जाएंगे, वो वक्त के बदलता गया और डिसिप्लिन और सम्मान भी बदलता चला गया। लेकिन साथियों, वक्त बदलता नहीं है, ये हमारी बिहेवियर बदल गई है। जरूरत है इस बात की कि हम लोग इस चीज़ की सुधार करें, ताकि एक टीचर और एक विद्यार्थी के बीच का क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ का मायना और इस चीज़ को मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। वो अलग बात है कि शिक्षक संस्था आज के जगत में पूरे के पूरी कंप्लीटली व्यवसाय हो गया है, प्रॉपर एक बिजनेस हो गया है। आइए बात करेंगे हम लोग। बात छिड़ेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी, इसलिए हम लोग मुख्य बातें पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट मकसद है जो है उस मोटो पे हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आपका है, हड्डू और हसू खान के साथ जुड़े हुए थे। हड्डू और हसू खान जो है किसके साथ जुड़े हुए थे? हड्डू और हसू खान जो है ये ग्वालियर से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? ग्वालियर से जुड़े हुए थे। यानी ग्वालियर के संस्थापक जो है, ग्वालियर घराना के संस्थापक के रूप में जाना जाता है हड्डू और हसू को। इसके साथ दो अन्य नाम और है, याद रखिए, नाथन खान। कलर मैं चेंज कर देता हूं कलम का, क्योंकि आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। दो नाम और है, एक का नाम है नाथन खान और दूसरे का नाम है नाथन पीर खान बख्श, नाथन पीर बख्श, ठीक है ना, पीर बख्श। ये जो है बख्श नहीं है, बख्श है। तो ये दो चेहरे जो ग्वालियर घराना के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। भारत की जनगणना 2021 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में आपका ईसाई है, सिख है, जैन है और बौद्ध है। तो साथियों, बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार के बाद हिंदू और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या है धार्मिक समूह में, तो आपका ईसाई है। किसका? ईसाई का है। तो आपका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद के पूछा जाए तो उसके बाद है सिख धर्म का, ठीक है, उसके बाद है बौद्ध धर्म, ठीक है, उसके बाद जैन धर्म का। सबसे कम जो है, सबसे कम पारसी है, पारसी 0.006%, यानी कुल आबादी का 0.006% जो है वो पारसी है। हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू 79.6% है कुल आबादी का। मुसलमानों की बात करेंगे तो 14.2% है कुल आबादी का, ठीक है। वही बात कर लीजिए ईसाई की तो 2.4% है कुल आबादी का। ये आपका सिख धर्म जो है आपका 1.7% है, ठीक है। जैन धर्म 0.7% है, बौद्ध धर्म 0.4% है। तो ये सारे चीजें आप एक ऑर्डर में लिख सकते हैं कि किसकी आबादी कितनी है और किसका परसेंटेज जो है, यही चीज फैक्टर डिसाइड करता है इलेक्शन चुनाव में, ठीक है ना। चलिए, राजनीति करने वालों ने
धर्म को भी नहीं छोड़ा, धर्म को भी बांट करके रख दिया है, जबकि हम लोग आपस में हैं सब क्या, भाई भाई एक एक। लेकिन राजनीति कहीं का जो है किसी को कहीं का छोड़ता नहीं है। लेकिन हम और आपको इस चीज़ से बचना है, जो तोड़ने का काम करे, अंग्रेज की नीति को अपनाने का काम करे, उससे आप दूर रहें तो बेहतर रहेगा। आइए अगला प्रश्न है, भोजताल जिसे पहले ऊपरी झील के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। आपका आंसर बिल्कुल, आपका आंसर सही आ रहा है, मध्य प्रदेश। ऊपरी झील यानी बड़ा झील के नाम से बड़ी झील, ऐसा माना जाता है कि बड़ी झील जो है या ऊपरी झील या मध्य प्रदेश का जगह है, मध्य प्रदेश का नाम राजा भोजताल ने रखा था, इसलिए इसको भोजताल के नाम से जाना जाता है, राजा भोज के नाम से। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना जो है राजा भोज के द्वारा किया गया है, राजा भोज ऐसा मान के चला जा रहा है, इसीलिए इसको भोजताल भी कहा गया है। ठीक है ना, चलिए वही बात कर ले हम लोग। उत्तर प्रदेश यानी झील ऊपरी झील से संबंधित है, तो आपसे अगर पूछ दे कि क्या उत्तर प्रदेश में कौन कौन झील है, तो उत्तर प्रदेश में जो है आप याद रखिए रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो फेमस यानी प्रसिद्ध जो जगह है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मोती झील की बात कर दे, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, मोती झील। वही बात करें अगर राजस्थान के बारे में पूछे कि राजस्थान में कौन कौन झील है जो प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिए रामसागर झील। रामसागर झील ये आपका राजस्थान में है। वही एक और इसमें जो है मशहूर है, उसका नाम कहा जाता है सांभर झील या पुष्कर झील भी कहा जाता है, सांभर झील। सांभर झील कौमा पुष्कर झील, ये सब के सब संबंध राजस्थान से रखते हैं। वहीं उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में कौन कौन झील है बताइए? चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील है। और क्या है? पाटा झील भी कह सकते हैं, पाटा झील। ये सब अरे यार ये उड़ीसा से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा को बचाने के लिए भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारत के संविधान की अनुसूची जोड़ी गई। कैवीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, यानी इसका मतलब है कि 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। कब जोड़ा गया? 1951 में। ठीक है, किससे है? भूमि सुधार से, भूमि सुधार से। वही बात कर ले 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंध रखता है, दल बदल से। वही बात कर ले हम लोग 8वीं अनुसूची की, बताए तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बताए, भाषा से है। यानी भारतीय संविधान में कितने भाषाएं की मान्यता है? तो 22 भाषाओं की मान्यता है, ये भी लिख लीजिए, 22 भाषाओं की मान्यता। ठीक है, वही 11वीं अनुसूची क्या है? तो 11वीं अनुसूची के बारे में लिख लीजिए, पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज का कार्य, पंचायती राज का कार्यकाल, कार्यक्रम क्या क्या होगा नहीं होगा। और इसमें जो है यानी पंचायत को दिया जाता है कुल 29 विषयों पर कार्य करने का, यानी भूमि सुधारने का जो है लक्ष्य पंचायत को ही दिया जाता है। ठीक है, और अभी बिहार में देख रहे हैं भूमि सुधार चला हुआ है ना, भूमि सर्वे, और अच्छी बात है, होना चाहिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जिनके पास जमीन है, जिनका जमीन उनके पास जमीन नहीं है, जिनका नाम से जमीन नहीं है, वो जमीन उसके हाथ में लगा हुआ है, तो ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी भारत में विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो अंतिम राजवंश कौन था बताइए? ऑप्शन है आपके पास चालुक्य राजवंश, होयसल राजवंश, अराविदु राजवंश और सातवाहन राजवंश। बिल्कुल आपका दक्षिणी भारत की कह रहा है, दक्षिणी भारत में विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का अंतिम राजवंश था अराविदु राजवंश। आपका सी इज द करेक्ट आंसर, अराविदु राजवंश। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो नया पाषाण के रूप में, नया मतलब नया, नौ मतलब ही नया होता है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका डी इज द करेक्ट आंसर, नौ पाषाण, इसका मतलब होता है नया। ठीक है, चलिए एक बात याद रखिए कि नौ पाषाण को जो है
नवपाषाण को नियोलिथिक भी कहा जाता है, नियोलिथिक, नियोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है, नियोलिथिक। नियो मतलब नया, लिथिक मतलब पत्थर। इसका मतलब हो गया कि नवपाषाण का जो निर्माण हुआ नया पत्थर से निर्माण हुआ, इसलिए इसको नियोलिथिक भी कहा गया। तो ये बात थोड़ा सा रख लीजिए माइंड में, ताकि आंसर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आइए अगला प्रश्न आता है, द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार को इस रूप में भी जाना जाता है। तो प्रवेश द्वार को किस रूप में जाना जाता है? दिए गए ऑप्शन में शिखर, शिखर तो होता है सबसे ऊंची ऊपर, यह आपका कह रहा है प्रवेश द्वार, तो शिखर तो होगा नहीं। वेदिका, वेदिका एक रेलिंग होता है, यानी चबूतरे जहां पे ऊंची अस्तर होता है वहां जहां बैठा जाता है उसके चारों ओर से घेरना, रेलिंग ऊंचा कर देना, उसको हम वेदिका कहते हैं। और ये पूछ रहा है प्रवेश द्वार। गर्भगृह क्या होता है? तो गर्भगृह जो होता है मंदिर का हृदय स्थल होता है, ठीक है ना, जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग, अंदर वाला भाग को हम लोग गर्भगृह कहेंगे। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन हमारा बच रहा है गोपुरम, तो गोपुरम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गोपुरम इज द करेक्ट आंसर। आपका हो गया शिखर क्या होता है? ये आपका नुकीला होता है, ऊपर में होता है, ठीक है। वेदिका क्या है? तो वेदिका जो है एक रेलिंग है या ऊंचा उठाना है, ऊंचा उठाना। गर्भगृह क्या है? ये मंदिरों की हृदय स्थल है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। दिए गए ऑप्शन में बसवन्ना है, एकनाथ है, तल्लापक्का अन्नामार्चा है, कराइकल अमेर है। तो कराइकल अमेर का संबंध दक्षिण भारत से है और यही था, शुरू में जैन था और बाद में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बन गया। कराइकल अमेर, ये आपका करेक्ट आंसर है। मॉक टेस्ट लगाना साथियों क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं ही बाबा हूं और मुझसे आगे कोई नहीं है, मैं बहुत जानकार हूं। जब आप टेस्ट लगाते हैं तो परफॉर्मेंस पता चलता है। अच्छा, सिली मिस्टेक हुआ, ये थोड़ी सी चूक हो गई, ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर गया मैंने। ठीक उसी प्रकार हुआ कि मेढक जब तालाब के अंदर में था और जब पानी की सतह तालाब की थोड़ी यानी ऊंचाई ऊपरी सतह से थोड़ी डाउन में थी, तो मेढक क्या करता था, जब मारता तो कुएं को छलांग लगा देता। तो मेढक समझा कि दुनिया इतना ही बड़ा है, लेकिन एक बार काफी सैलाब आती है और कुएं की जो है पानी सतह पूरे जमीन से सैलाब हो जाती है, यानी क्या होता, सतह में आ जाता है, इतनी पानी होती है, फर्श और सतह और कुएं की दीवार बिल्कुल एक बराबर हो जाती है। अब पानी का लेवल क्या हो गया, मेंटेन हो गया। जब अब कुआं जो है से मेढक छलांग मारता है, तो जब मेढक छलांग मारता है तो अब देखता है कि दुनिया खत्म ही नहीं हो रहा, कुआं खत्म ही नहीं हो रहा, पानी ही पानी है। तब पता चलता है मेढक को कि अच्छा ये मेरी विनम्रता थी, मैं ही गलत फहमी में था, दुनिया तो बहुत बड़ा है, ये मैं गलत मान कर बैठा था। इसलिए आप एक अंधेरी कोठली में एक रूम में बैठ करके आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत तेज तरार हूं, नहीं, जब तक आप मॉक टेस्ट देंगे नहीं, सामने वाले से आपका कंपैरिजन होगा नहीं, तब तक आपकी मूल्यांकन होगा नहीं। इसलिए आपको जो है टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, तरह तरह की क्वेश्चंस को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो क्या होगा? अगर ताहिती में यानी एटमॉस्फेयर वातावरण में अगर जो है जो दाब का अंतर अगर ऋणात्मक हो जाए तो आपको क्या होगा कि मानसून की जो है आगमन लेट से होगी और औसत से कम वर्षा होगी। तो आपका दिए गए ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन में आपका है औसत से कम और देर से मानसून पहुंचेगी अगर ताहिती में। इसका प्रभाव देखने को मिलता है एल नीनो और ला लीना, इसी के समक्ष होता है एल नीनो और ला लीना, इसी का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई कॉमर्शियल यूनिट्स का होता है, तो किलोवाट घंटा होता है, ये याद रखिए किलोवाट घंटा, सीधा करेक्ट आंसर। किलोवाट घंटा ही को हम लोग यूनिट कहते हैं और किलोवाट घंटा यानी कितना जूल हुआ उसको जूल में कन्वर्ट करें एनर्जी में, तो ये होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ये थोड़ा डेटा याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में
डायरेक्ट प्रेडिक्शन बन जाता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 8 6 सॉरी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ये आपका 1 किलोवाट बराबर होता है। कभी कभी पूछ जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ईवी किसका यूनिट है, तो याद रखिए साथियों, ईवी जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आपका आता है, शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिए दिए ऑप्शन में आपका है उमा शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, रागिनी देवी। आपका सही आंसर यामिनी कृष्णमूर्ति होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का एक नाम मसाल वाहक के भी नाम से जाना जाता है, मसाल वाहक। मसाल वाहक किस शास्त्रीय नृत्य में इसको बोला जाता है, तो मसाल वाहक जो है इनका जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, उसमें यामिनी कृष्णमूर्ति को मसाल वाहक के नाम से भी जाना जाता है, तो लिख सकते हैं कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है अर्थ की कंपन को मापने के लिए, और अर्थ में कंपन जो होता है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं, तो आप कह सकते हैं सिस्मोग्राफ का जो है उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। तो आप यहां आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपका सही आंसर जा रहा है, भूकंप इज द करेक्ट आंसर। अगर वही पूछ दिया जाए कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला स्केल का नाम क्या है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, लिख लीजिए भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, किससे मापी जाती, तो भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है बताइए, हाँ बोलिए, नहीं बताइएगा। दो स्केल है, रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल, ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। भूकंप के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफी सॉरी सिस्मोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, भूकंप के बारे में अध्ययन, अध्ययन सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेन तशांग भारत आया था, तो ये याद रखिए ये हर्षवर्धन के समय आया था, कब 630 ईस्वी में आया था, 630 ईस्वी में। वही बात कर ले कि पहला चीनी भिक्षु कौन है जो भारत आया, तो फाहियान को जो है पहला चीनी भिक्षु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला चीनी भिक्षु पहला चीनी भिक्षु कौन है, फाहियान, फाहियान है, ठीक है। चलिए वही बात कर लीजिए, हेन तशांग जो है, हेन तशांग ये हीनयान और महायान के बारे में अध्ययन किया। भारत के प्रमुख 4 जो है मठ है, कहाँ का मठ था, एक कश्मीर में, ठीक है, सियालकोट, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा, ये चारों जगह जो है हीनयान और महायान के बारे में अध्ययन किया, हीनयान महायान के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। चलिए तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है बताइए। ऑप्शन है आपके पास अलबरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरू, जियाउद्दीन बर्नी। तो आपके ऑप्शन बिल्कुल आपने सही आंसर किया, जियाउद्दीन बर्नी। कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जियाउद्दीन बर्नी जो है किस मुगल सल्तनत के समय में था, तो याद रखिए ये 2 मुगल सल्तनत के शासनकाल में रहा, उसका नाम क्या है, एक का नाम है जो है फिरोज शाह तुगलक और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। एक है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और
दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए वही बात करें इब्न बतूता, तो इब्न बतूता क्या लिखा? इब्न बतूता जो है रेहला लिखा, यानी इब्न बतूता द्वारा लिखा हुआ रेहला है। अल बुरूनी की बात करें तो अल बुरूनी जो है क्या लिखा? अल बुरूनी जो है दो किताब को फारसी में अनुवाद किया, दो किताब को जो है किसमें? फारसी में अनुवाद किया कि अरबी में अनुवाद किया? बताइए। अरबी में अनुवाद किया। दो किताब कौन था? बोलिए। दो किताब को अरबी में अनुवाद किया, अरबी में अनुवाद किया। कौन कौन किताब है? दो किताब है, एक पतंजलि और दूसरा है कपिल की सांख्य, कपिल की सांख्य। ठीक है, चलिए तो इसको ले लीजिए आप। और वही बात कर ले, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कव्वाली का जनक या कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है, तो कव्वाली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है कव्वाली का जनक, कव्वाली का जनक। ठीक है, चलिए। आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता जो है वायु में उपस्थित जलवाष्प को ही हम लोग आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायु में अगर जलवाष्प मौजूद है तो उसकी आर्द्रता ज्यादा होगी, यही आर्द्रता कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। बताइए आंसर। बिल्कुल आपका सही आंसर जा रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बिल्कुल आप आंसर करें। यस, बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, 1878। अगर मैं यही क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किसके द्वारा लागू किया गया? बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा, लिटन के सर द्वारा। मैं ये कह दूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने का ही मेन उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भी कुछ अनलीगल बातें हो वो प्रचार प्रसार ना हो, और गैर हिंदी भाषाई यानी गैर अंग्रेजी भाषाई को जो है वर्चस्व में नहीं आने दिया जाए। ठीक है, चलिए ये था किसके द्वारा लगाया गया? लिटन के द्वारा लगाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो था कृषि क्षेत्र पे। क्या था? कृषि क्षेत्र पे था। और इसके बारे में याद रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है वास्तुकार, अर्थशास्त्री के एन राजन, ठीक है, है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब, तो 1951 से 56। किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया? तो संसद में प्रस्तुत किया गया, बोलिए किनके द्वारा? हम ही को बोलना पड़ेगा। पहला प्रधानमंत्री कौन है? पहला प्रधानमंत्री भारत के संसद में प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखिए किस मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है, डोमर मॉडल। ठीक है, चलिए वही बात कर लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्षेत्र किस जो है औद्योगिक क्षेत्र पे फोकस किया गया किस पंचवर्षीय योजना में, तो याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का देन है ये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वही बात किया गया कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पे फोकस कब किया गया? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का देन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का देन है योजना। ठीक है, चलिए। और मानव के विकास की बात किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, इसकी भी थोड़ा सा सुनते चलेंगे। आइए अगला प्रश्न आता है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण दिए गए ऑप्शन में बिंदुसार, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक।
इसमें सही आंसर आपका आ रहा है कि सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या सांची स्तूप से वर्तमान में कोई भवन भी है जो सांची स्तूप से प्रेरित है, तो बिल्कुल दो भवन है, एक राष्ट्रपति भवन, एक राष्ट्रपति भवन जो सांची स्तूप से प्रेरित है, राष्ट्रपति भवन, और दूसरा कोलकाता में कौन है बताइए? कोलकाता में बिरला ऑडिटोरियम की गुंबद जो है, बिरला ऑडिटोरियम की गुंबद, ये भी आपका सांची स्तूप से प्रेरित है। राष्ट्रपति भवन सांची स्तूप से प्रेरित है और कोलकाता में बिरला ऑडिटोरियम जो है की गुंबद जो है ये भी सांची स्तूप से प्रेरित है। ठीक है, चलिए अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के सामने में अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है, अमेजन नदी इज द करेक्ट आंसर, सही है। सबसे ज्यादा यानी ये जो है किस महाद्वीप का है? दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल सही। और सबसे ज्यादा किस देश में बहती है? ब्राजील में। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे लंबी की बात करें तो ये आपका नील नदी है। सबसे बड़ी की बात करें अमेजन, और सबसे बड़ी बेसिन की भी है तो अमेजन बेसिन है। ठीक है, चलिए जल निकासी का बेसिन अमेजन बेसिन। शिवरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो शिवरी नारायण मेला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन में डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत रूप है? कल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने सही आंसर किया। लोटिया जो है राजस्थान का क्षेत्रीय नृत्य है। कौन गाता है? तो खेतों में किसान काम करते समय इसको गाता है, और लोटिया ये राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो है एक लोक नृत्य जो कर्नाटक राज्य से संबंधित रखता है, और आपके ऑप्शन में ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी? कौन है जो बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म में भिक्षुनी यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला? दिए ऑप्शन में धम्मानंद भिक्षुनी, संघमित्रा, सुजाता, महाप्रजापति, गौतमी। तो महाप्रजापति गौतमी है पहली महिला जो भिक्षुनी बनी, और ये मौसी भी रहते हैं गौतम बुद्ध जी के। ठीक है, संबंधित व्यक्तित्व को दिए गए क्रम के अनुसार संगीत वाद्य यंत्र का सही क्रम चुनिए। उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध जो है किससे है? तो उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध बिल्कुल आपने सही से कहा, पखावत से है। ठीक है, दूसरा तोताराम शर्मा का संबंध किससे है? तो तोताराम शर्मा का संबंध तबला से है। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। और टी एच विनायकम का संबंध किससे है? घट्टम से। तो आपका ये करेक्ट आंसर जा रहा है किसमें? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है? दिए गए ऑप्शन में NW2, NW10, NW5, NW18। तो आपका दिए गए ऑप्शन में सही आंसर और करेक्ट आंसर NW2 इज द करेक्ट आंसर। भारत और बांग्लादेश के मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप होता है। लगातार ज्ञान खबर यूट्यूब चैनल पे सीजीएल का प्रैक्टिस से जा रहा है, आप जरूर लगाएं। अब गिनती के मात्र चंद दिन ही रह गए हैं, एग्जाम करीब है। स्पीड बढ़ा करके आप चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं, जितना स्पीड में लाना चाहे उतना स्पीड ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास है टेक्नोलॉजी। आप चाहें तो जो है स्पीड दोगुना कर सकते हैं, स्पीड 8 टाइम डिक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को 8 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, जितना चाहे स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ज्ञान खबर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथियों।